स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 462। अपार्टमेंट में वापस आकर अर्जुन ने विद्या के लिए एक गिलास पानी डाला और पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ जब तुमने अभी बर्फ की तलवार का इस्तेमाल किया? विद्या ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। यह एक अजीब सा एहसास है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती। वह हताशा में अपना सिर खुजाने लगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मुझे सिज़ोफ्रेनिया है। क्या आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मुझे लगता रहता है कि मेरे अंदर एक आवाज़ और एक और व्यक्ति है। वह मुझसे बात कर सकती है और यहाँ तक कहती है कि वह फिएंडिश ब्लड कोल्ड फिजिक है। अंत में उसने अपने दिल में उठे संदेहों को व्यक्त कर दिया। वह अपने माता पिता या अपनी सबसे अच्छी सहेली को भी इस बारे में कभी नहीं बताएगी। वे लोग तो यही सोचेंगे कि वह पागल है। इसलिए अर्जुन से बात करना सबसे अच्छा था। आखिरकार वह इन सभी रहस्यमयी चीज़ों के केंद्र में था। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी। उसने सही अनुमान लगाया था। पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर अब विद्या के शरीर में पैशाचिक रक्त शीत काया को दबा नहीं सकता था। ये किसी तरह की मानसिक बीमारी नहीं है। यह आपकी रक्तरेखा में समाहित शक्ति है, या आप कह सकते हैं कि यह आपका दूसरा रूप है। अर्जुन उसे यही एकमात्र स्पष्टीकरण दे सका। दूसरा मैं। क्या होगा अगर एक दिन दूसरा मैं मुझ पर नियंत्रण कर ले? क्या वह मुझे खा जाएगी? फिर क्या मैं मर जाऊंगी? विद्या ने कुछ सवाल पूछे। कुछ बातें ऐसी थीं जो उसे समझ में नहीं आती थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मूर्ख थी। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप साधना करें। आप अभी भी पैशाचिक रक्त शीत काया को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में ये और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। आप केवल साधना कर सकते हैं। आप जितने मजबूत होंगे, आपका मन और दिव्य आत्मा उतनी ही मजबूत होगी। तभी आप पैशाचिक रक्त शीत काया को दबा सकते हैं और इसका उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। विद्या ने जब अर्जुन की बातें सुनी तो वह भौंचक्की रह गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह नियंत्रित नहीं होना चाहती थी। ऐसे में वह केवल खेती ही कर सकती थी। लिविंग रूम में शांति छा गई, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भर गईं। मैं अवश्य ही लगन से खेती करूंगा। इसके बाद विद्या खड़ी हुई और अपने अपार्टमेंट की ओर चल दी। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ी और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने शर्माते हुए कहा, अर्जुन, मुझे अकेले रहने में थोड़ा डर लग रहा है। क्या मैं यहाँ कुछ देर और रुक सकती हूँ? बस थोड़ी देर के लिए। अर्जुन ने विद्या की ओर देखा और सिर हिलाया। इसके लिए वह ही दोषी था। उसने विद्या के सामने किसी को मार डाला था और वह क्रूर दृश्य विद्या को बुरे सपनों में सताता होगा। अर्जुन का जवाब पाकर विद्या मुस्कुराए। फिर वह किनारे बैठ गई और साधना करने लगी। उसके चारों ओर 1 मीटर के दायरे में हवा जमी हुई लग रही थी। अर्जुन ने विद्या की उपेक्षा की और एक किताब निकाली जो बाओ शिन्हे को लिन परिवार के निवास में मिली थी। पुस्तक में जटिल प्रतीक दर्ज थे जिन्हें केवल वह और ध्रुव मल्होत्रा ही समझ सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि पिता और पुत्र के बीच इस गुप्त भाषा में मारना शब्द व्यक्त किया जाता तो ये स्टील कांटा प्रतीक के रूप में प्रकट होता। हालांकि चूंकि इस गुप्त भाषा का प्रयोग किए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए अर्जुन को कुछ बातें स्पष्ट रूप से याद नहीं थीं। ध्रुव मल्होत्रा जब तक फंसा रहा, वह दिन रात निकलने के उपाय सोचता रहा, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। उनके पिता जानते थे कि अर्जुन अंततः उन्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन उन्हें डर था कि या तो वह जीवित नहीं रहेगा या उसे कहीं और ले जाया जाएगा। इसलिए उन्होंने संवाद करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने पृष्ठों को पलटते हुए प्रत्येक प्रतीक का अनुवाद किया। पूरे 1 घंटे के बाद उसे अंततः समझ में आया कि यहाँ क्या लिखा था। छोटे चेन, मुझे पता है कि अगर तुम अभी यह संदेश पढ़ रहे हो तो शायद मुझे कहीं और ले जाया गया होता। अगर तुम मुझे नहीं देख पाओगे तो निराश मत होना। मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम मजबूत हो गए हो। हालांकि मैं फंस गया हूँ, लेकिन कोई खतरा नहीं है। मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम परिवार की रीढ़ हो तो तुम्हें अपनी माँ की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी माँ एक दयालु महिला है और इतने सालों तक मेरे साथ रहने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है।
इस दौरान उसकी हमेशा यही इच्छा रही है कि हमारे परिवार को जियांग परिवार द्वारा मान्यता मिले। मैंने उसे यह एहसास दिलाने में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए यह असंभव था। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं दूर रहूंगा तो तुम अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करोगे। भूत जेल में कैद रहने के कारण तुम्हारी माँ को गठिया हो गया है। अगर मौका मिले तो उसे सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाकर जांच करवाओ। मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे बताने से पहले मैं बहुत देर तक हिचकिचाता रहा। असल में मुझे अभी भी लिन परिवार का शुक्रिया अदा करना है। अगर वे नहीं होते तो मैं शांत होकर इन बातों के बारे में नहीं सोच पाता। सबसे पहले, मैं अस्थायी रूप से सुरक्षित हूँ। कम से कम आम लोगों के लिए मुझे मारना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक शक्ति है जो गुप्त रूप से मेरी रक्षा कर रही है। मुझे मारना है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक शक्ति है जो गुप्त रूप से मेरी रक्षा कर रही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितनी शक्तिशाली है। मुझे बस इतना पता है कि जब लिन परिवार ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो वे असफल रहे। यहाँ तक कि मुझ पर हमला करने वाला व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरा, मुझे एहसास हुआ कि लिन परिवार ने आपके दादा द्वारा छोड़ी गई कोई चीज़ या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा अपहरण किया था। पहले तो मुझे लगा कि लिन परिवार आपकी माँ के परिवार में दिलचस्पी रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अपने सभी अनुभवों को खंगाला और पाया कि हमारे परिवार के बारे में कई संदिग्ध बातें हैं। जब से तुम्हारी माँ तुम्हारे गर्भ में आए, तुम्हारे दादाजी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे। उन्हें तुम्हारा लिंग पता था और उन्होंने तुम्हें जल्दी ही एक नाम दे दिया था। जब तुम 1 साल के थे तब से तुम्हारे दादाजी हर साल एक खास समारोह करते थे। तुम्हारे 3 साल के होने से पहले वे तुम्हें 3 जगहों पर ले गए थे। एक था जियांग शहर, दूसरा था कुनलुन पर्वत और आखिरी जगह जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया। वह थोड़ा रहस्यमय भी लग रहा था। क्या तुम्हें अभी भी वह पत्थर याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर दिया था? दादाजी ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था और समय बहुत सटीक होना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो आप जियांग शहर और कुनलुन पर्वत पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपके दादाजी का किसी के साथ घनिष्ठ संबंध था। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसकी गर्दन पर एक चिन्ह था जिसे मैंने आखिरी पन्ने पर बनाया है। इस समय इसके बारे में मत सोचो। तुम्हें अपनी माँ की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी और आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ वाकई एक तस्वीर थी। हालांकि उसके पिता की ड्राइंग थोड़ी अंदर थी, फिर भी वह मोटे तौर पर उसकी विशेषताओं का अंदाजा लगा सकता था। अर्जुन को एहसास हुआ कि चीजें दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं। उसके दादा उसे जियांग शहर और कुनलुन पर्वत पर ले गए थे। उस स्थिति में उसे कुनलुन पर्वत पर तब जाना चाहिए था जब वह बहुत छोटा था। उसने वहां क्या किया यह उसे नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक बूढ़ा आदमी 3 साल से कम उम्र के बच्चे को जियांग शहर में यात्रा के लिए साथ लाएगा। उसकी पृष्ठभूमि संसार कब्रिस्तान और उसके वंश से संबंधित कहीं न कहीं एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा हुआ था। नश्वर जड़ें। उसे अचानक वह बात याद आ गई जो वध दाओ भगवान ने कही थी। अगर अर्जुन की जड़ें नश्वर होती तो दुनिया के सभी विशेषज्ञों की जड़ें बेकार होती। अर्जुन बालकनी में चला गया और सिगरेट जलाए। उसके विचार कहीं दूर चले गए, लेकिन तभी फोन की घंटी बज उठी। अध्याय 463 घुसपैठ। अर्जुन ने फोन उठाया और सिगरेट बुझा दी। हालांकि कॉल उठाने से पहले वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। अर्जुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें अभी क्यों बुला रहा हूं, है ना? एक वृद्ध आवाज बोली। मुझे खेद है, मैं सचमुच नहीं जानता, अर्जुन ने आंखें सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। मैं लिन परिवार को नष्ट करने पर आपकी बात पर आंखें मूंद सकता हूं, लेकिन आपने राघव सेन के 3 शिष्यों को क्यों मारा? हालांकि अर्जुन उस बूढ़े व्यक्ति का सम्मान करता था, फिर भी उसने कहा, भले ही राघव सेन खुद मेरे सामने हो, मैं उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर आपने मुझे सिर्फ इसके लिए बुलाया है तो मैं फोन काट रहा हूं। अर्जुन फोन रखने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी फिर बोला, तुम्हें कुछ समय के लिए चले जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। आज रात चले जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने फोन काट दिया। वह लिविंग रूम में वापस आया और विद्या की ओर देखा जो साधना कर रही थी। बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। अभी तो उनके पिता और घायल इंद्रजीत लिन को राघव सेन के पास भेज दिया गया होगा। राघव सेन कहाँ थे? मैं एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकता हूँ।
रात शांत थी। अगले दिन अर्जुन ने आंखें खोली तो पाया कि विद्या उससे पहले जाग चुकी थी। अर्जुन, तुम जाग गए हो। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, खाओ। धन्यवाद। अर्जुन नाश्ते के बाद बाहर जाने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह बाओ शिन्हे था। अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके आराम में खलल नहीं डाला। मैं यहाँ सुबह सुबह ही कुलपिता के कारण आ गया। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि बाओ परिवार का मुखिया जल्दी आ गया हो? क्या वह आ गया है? बाओ शिन्हे के चेहरे पर अफसोस भरा भाव था जब उन्होंने कहा, श्री अर्जुन, कुलपति को किसी काम से जियांगजियांग शहर जाना था। जियांगजियांग शहर? अर्जुन को जब इस जगह के बारे में पता चला तो वह थोड़ा भावुक हो गया। आखिरकार उसके पिता ने कल अपने संदेश में इस जगह का जिक्र किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कुछ अजीब बात थी? बाओ शिन्हे ने सिर हिलाया और जल्दी से आगे कहा, श्री अर्जुन, इस बार अभिभावकों के बीच बैठक आपके बारे में है। यदि पर्याप्त वोट हैं तो न केवल श्री अर्जुन के साथ कुछ होगा बल्कि क्या पर? बाओ शिन्हे कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। अर्जुन के दबाव को महसूस करते हुए उसने धीरे से कहा, तुम्हारे सभी परिवार और दोस्तों को नहीं बख्शा जाएगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखें अचानक क्रोध से भर आईं। यह उसके और राघव सेन के बीच की दुश्मनी थी। इस कमीने को अपने दोस्तों और परिवार को इसमें क्यों शामिल करना पड़ा? अचानक उससे कुछ याद आया और उसने बाओ शिन्हे से पूछा, इस बैठक में सभी लोग उपस्थित होंगे, है न? राघव सेन सहित? ऐसा ही होना चाहिए। अचानक बाओ शिन्हे को कुछ याद आया। उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन को घूरने लगा। मिस्टर अर्जुन, आप वहां जाने की योजना नहीं बना रहे हैं, है न? अगर आप वहां गए तो आप शेर की मांद में चले जाएंगे। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं राघव सेन के मेरे पास आने का इंतजार कर सकूं। जब ऐसा है तो मैं उसके पास जाकर उससे मिल सकता हूं। इसके अलावा मुझे अभी भी वहां एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। अपनी बात खत्म करते ही अर्जुन को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी ठंडी निगाहें दरवाजे की ओर चली गईं। टकराना। दरवाज़ा लात मारकर खोला गया। उसी समय भयानक आभा वाले दर्जनों विशेषज्ञ वहां आ पहुंचे। इन लोगों के हाथों में हथियार थे और उनकी आंखें ठंडी थीं। उनके आभामंडल को देखकर ऐसा लगता था कि वे एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा अर्जुन ने उनके हाथों में मौजूद हथियारों को पहचान लिया, जो उच्च तकनीक वाले हथियार थे जो साधकों और प्राचीन मार्शल कलाकारों को दबाने में माहिर थे, जिन्हें उसने किनलिंग के ड्रैगन नस में देखा था। हालांकि ये हथियार और भी अधिक परिष्कृत प्रतीत होते थे। विद्या और बाओ शिन्हे ने युद्ध की मुद्रा अपना ली। तभी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति समूह से बाहर चला गया। मध्यम आयु वर्ग के उस व्यक्ति का चेहरा चौकोर था और जब वह अर्जुन के पास आया तो उसका आभामंडल भयानक था। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। यदि आप विरोध करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। ये सुनकर अर्जुन शांत भाव से सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने बेपरवाही से अपनी उंगलियां घुटनों पर पटकते हुए कहा, मुझे वह दरवाज़ा पसंद था लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। मैं तुम्हें इसे पहले जैसा करने के लिए 10 मिनट देता हूँ। वह रुका। अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अध्याय 464 10 मिनट। अर्जुन की ठंडी धमकी सुनकर उस चौकोर चेहरे वाले आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। इस बच्चे के बारे में उच्च अधिकारियों के मूल्यांकन में केवल 2 शब्द थे, अभिमानी और खतरनाक। इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी और अर्जुन से निपटने के लिए दर्जनों विशेषज्ञों को तैनात किया तथा उन्हें विशेष हथियारों से भी सुसज्जित किया। हालांकि किसने सोचा था कि इतने सारे हथियारों के सामने अर्जुन को जरा भी डर नहीं लग रहा था। चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने ईमानदारी से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तुम्हें बस हमारे साथ आना होगा। सहयोग करो। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी और शांत भाव से कहा, अभी 8 मिनट बाकी हैं। यदि लोगों का ये समूह उसे आमंत्रित करने के लिए दरवाजा खटखटाता तो वह सहयोग कर सकता था, लेकिन वह शत्रुता का जवाब शत्रुता से देता। जब उस चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने देखा कि अर्जुन अविचल है तो वह क्रोधित होकर बोला, ऐसी स्थिति में तो हम केवल आपको अपमानित ही कर सकते हैं। आक्रमण करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, विशेषज्ञों के समूह ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हालांकि उन्होंने अपने हथियार अर्जुन पर नहीं बल्कि अपार्टमेंट की दीवारों पर तान दिए। उसी समय अनगिनत लेजर किरणें चमक उठीं, जिससे सभी निकास मार्ग बंद हो गए। एक अदृश्य शक्ति अचानक अपार्टमेंट में घुस गई। बाओ शिन्हे हमला करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि यह अदृश्य शक्ति उसके डेंटियन को दबा रही थी। वह अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था। उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने जल्दी से अर्जुन की ओर देखा। श्री अर्जुन,
ये चीजें वास्तव में सच्ची क्यूई के उपयोग को दबा सकती हैं। विद्या का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसे थोड़ी असहजता भी महसूस हो रही थी, जैसे उसका दम घुटने वाला हो। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। इन लोगों द्वारा छोड़े गए अजीब लेजर एक संरचना की तरह थे। वास्तव में ऐसी कोई अजीब तकनीक थी। चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने उनके चेहरों पर आश्चर्य देखा और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। अर्जुन, चूंकि तुम अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह अर्जुन को ले जाने ही वाला था कि अर्जुन ने कहा, 5 मिनट बचे हैं। चौकोर चेहरे वाले उस आदमी की आंखों में क्रोध चमक रहा था और उसने अर्जुन के कंधे पर अपनी मुट्ठी तान दी। सच्ची क्यूई के बिना कोई भी युद्ध करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसके लिए अर्जुन से निपटना आसान होगा। हालांकि जैसे ही उसकी मुट्ठी अर्जुन को छूने वाली थी, अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दाहिना हाथ अचानक बाहर निकला और चौकोर चेहरे वाले आदमी की कलाई पकड़ ली। जैसे ही उसने बल लगाया, कच, चौकोर चेहरे वाले आदमी की कलाई टूट गई थी। तीव्र दर्द से उस व्यक्ति का चेहरा विकृत हो गया। फिर उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और अर्जुन के हाथ पर वार करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह खंजर घुमा पाता, अर्जुन का सच्चा चीसे प्रभावित हाथ पहले से ही खंजर पर था। कच, खंजर टूट गया था। 2 मिनट बचे हैं। उसके कानों में एक उदासीन आवाज गूंजी। अर्जुन तो पहले ही खड़ा हो चुका था। अगर वह थोड़ी ताकत लगाता तो इस आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता। जब अन्य विशेषज्ञों ने यह देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। उनके नेता का जीवन अर्जुन के हाथों में था। अर्जुन की हरकतें इतनी तेज थीं कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। इस समय चौकोर चेहरे वाला आदमी स्पष्ट रूप से अपने ऊपर आती मौत की आभा को महसूस कर सकता था। अर्जुन, अब कोई गलती मत करना। अगर आप मुझे अभी रिहा कर देते हैं तो अभी भी बातचीत की गुंजाइश है। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूं। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, महेश राव दरवाजे पर आ गया। मिस्टर अर्जुन, दया करो। तुम्हें बस सहयोग करना है और औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। मिस्टर अर्जुन, कृपया मेरे कारण इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। अर्जुन ने महेश राव की ओर देखा और उसकी उग्र निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। कुछ ही क्षणों बाद उसने उस आदमी को जोर से एक तरफ फेंक दिया। वह आदमी दरवाजे के बचे हुए हिस्से को जमीन पर पटक कर जोर से उछला और मुंह से खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, तुम एक। चौकोर चेहरे वाला वह आदमी कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक जोड़ी ठंडी आंखें उसकी ओर देख रही हैं और उसने अनिच्छा से अपने शब्द निगल लिए। महेश राव अर्जुन के पास आए और सम्मानपूर्वक कहा, श्रीमान अर्जुन, कल लिन परिवार और अभिभावक के साथ हुई घटना के कारण वे लोग स्थिति को समझने के लिए आपको आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन इससे श्री अर्जुन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि श्री अर्जुन जा सकेंगे, अन्यथा वह व्यक्ति और भैरव सिंह मुश्किल स्थिति में पड़ जाएंगे। अर्जुन कुछ सेकंड तक हिचकिचाया, फिर अंततः सिर हिला दिया। जिस तरह से आगे वह ऐसा उस व्यक्ति और भैरव सिंह के प्रति सम्मान के कारण नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि ये लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अध्याय 465 बदनामी। अर्जुन कुछ कदम बाहर चला गया और अचानक उसे कुछ याद आया। वह रुका और अपने पीछे खड़े घायल चौकोर चेहरे वाले आदमी पर नजर डाली। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा तो ये दरवाज़ा अपने मूल स्वरूप में बहाल हो जाएगा, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। चौकोर चेहरे वाले आदमी का चेहरा राख जैसा हो गया था। वह जवाब देना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। ये बच्चा बहुत घमंडी था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा वे खिलौने दूसरों के खिलाफ उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे मेरे खिलाफ बेकार हैं। अगली बार खुद को शर्मिंदा मत करना। अर्जुन ने यह अंतिम वाक्य कहा और महेश राव के साथ लिफ्ट की ओर चल दिया। अर्जुन के जाने के बाद उस चौकोर चेहरे वाले आदमी ने जमीन पर पड़े दरवाजे के अवशेषों पर पैर रखा। ये देखकर उसके एक अधीनस्थ ने पूछा, इसके बारे में हमें आगे क्या करना चाहिए? चौकोर चेहरे वाले आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन आखिरकार उन्हें ढीला कर दिया। उसने गुस्से से कहा, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बस वही दरवाज़ा खरीद लें और उसे बदल दें। अर्जुन और महेश राव नीचे चले गए। भीड़ के कारण महेश राव ने इस बार अपनी कार खुद चलाई थी, जो एक एमपीवी थी। लगभग 20 मिनट बाद कार एक भव्य इमारत में दाखिल हुई, जिसके बाहर सैकड़ों विशेषज्ञ गश्त कर रहे थे। अर्जुन को हर दिशा में ठंडी निगाहों का एहसास हो रहा था जो उस पर केंद्रित थीं। ये लोग इतने ताकतवर थे कि उसे भी खतरा महसूस होने लगा।
ऐसा लगता है कि यह जगह इतनी सरल नहीं है, अर्जुन ने बुदबुदाया। हालांकि ये भी अपेक्षित था। अगर ऐसी कोई छिपी हुई शक्ति नहीं होती तो क्या वे अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ जो चाहें वह नहीं कर पाते। महेश राव अर्जुन को एक बड़े दरवाजे के पास ले गए। दरवाज़ा खुलने से पहले उन्होंने अर्जुन से कहा, मिस्टर अर्जुन, चाहे कुछ भी हो कृपया खुद को संयमित रखें। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो परेशानी पैदा करना पसंद करता हो। ये सुनकर महेश राव के मुंह से खून निकलने को हुआ। क्या ये कहते हुए अर्जुन को शर्म नहीं आई? उससे अधिक कष्टकारी कोई नहीं था। चरमराहट। दरवाजा खुला और अर्जुन और महेश राव अंदर आए। अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसमें 1000 लोग बैठ सकते थे। इस समय वहां कोई भी सीट खाली नहीं थी। अर्जुन को कई जाने पहचाने चेहरे दिखे। कृतिका और बाकी लोग भी उनमें शामिल थे। अर्जुन को देखते ही वे सीधे खड़े हो गए। प्रशिक्षक। अर्जुन ने सिर हिलाया और कमरे के बीच की ओर चला गया। महेश राव उसके पीछे नहीं गया, बल्कि कृतिका द्वारा आरक्षित खाली सीट पर चुपचाप बैठ गया। जब वह बीच में मंच की ओर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसे लगा कि अनगिनत ठंडी निगाहें उसकी ओर जा रही हैं। पूरे हॉल में कोलाहल मच गया। उस पर गालियां और उपहास भरे शब्द बोले गए। यदि उनकी आंखें ब्लेड होती तो अर्जुन का शरीर छिद्रों से भरा होता। महेश राव जो उनके पीछे थे, उनके चेहरे पर भी अजीब भाव था। उन्हें लगा था कि यह मामले की औपचारिक जांच का मामला है, लेकिन अब लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी दिख रही थीं। अर्जुन मंच पर पहुंचे, जहां पहले से ही 10 लोग मौजूद थे। वह व्यक्ति बीच में बैठा था, जबकि भैरव सिंह दाहिनी ओर बैठा था। इन दोनों के अलावा उसने बाकी 8 लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन को समाचार देखने की आदत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन लोगों की पहचान नहीं जानता था। हालांकि वह उनकी निगाहों में थोड़ी सी अरुचि महसूस कर सकता था। बीच में बैठे बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस छोड़ी और अर्जुन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम्हें वाकई नहीं आना चाहिए था। इस समय ट्यूनिक सूट पहने एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, अर्जुन, तुमने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछता हूँ, कल की लड़ाई में आपने सैकड़ों लोगों को मार डाला। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के शब्द क्रोध और अहंकार से भरे हुए थे। अर्जुन ने अपने लिए कुर्सी ढूंढी और भौहें सिकोड़ लीं। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने इस घटना के पीछे के कारण की जांच की? या किसने पहले कदम उठाया? क्या तुम अंधे हो? उसके शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, मंच के नीचे खड़ी भीड़ में जोरदार बातचीत शुरू हो गई। सवाल पूछने वाले का नाम पैंग योंग था, जो कभी हुआक्सिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से एक था। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसकी हैसियत कुलीन बनी रही। पैंग योंग का चेहरा लाल हो गया। बेटे, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में तुम्हें बात करने की अनुमति है। आखिरकार तुम ही थे जिसने लिन परिवार का नरसंहार किया था, और तुमने गाजियन हुआ को भी मार डाला। अर्जुन ने शांति से सिगरेट जलाई और खड़ा हो गया। अगर सभी संरक्षक उसके जैसे हैं तो मैं हर उस संरक्षक को मार डालूंगा जिसे मैं देखूंगा। क्या आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं? हिस। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। इतने सालों के बाद पहली बार किसी ने इस तरह खुलेआम अभिभावकों के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। क्या अर्जुन पागल हो गया था? इसके अलावा मंच पर मौजूद कुछ लोग अभिभावकों के अधीनस्थ थे, जो अर्जुन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा एक टाइम बम था। पैंग योंग का चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया था। अर्जुन, तुमने संरक्षकों की महान स्थिति का अनादर करने की हिम्मत कैसे की? मेरा प्रस्ताव है कि हम तुम्हें दबा दें और तुमसे छुटकारा पा लें। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में उस आदमी की ओर देखा। पैंग योंग की राय उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इस समय भैरव सिंह ने कहा, मैं कॉमरेड पैंग योंग की राय से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले, घटना के विवरण के आधार पर अर्जुन वहाँ एक अच्छे कारण से था। इसके अलावा वह जवाबी कार्रवाई कर रहा था। दूसरे, अर्जुन ने किनलिंग की ड्रैगन वेन को बचाया। उसकी खूबियों ने उसकी खामियों को पछाड़ दिया। अध्याय 466 अपमान। पैंग योंग ने तुरंत जवाब दिया, उसकी योग्यता की कौन परवाह करता है? चूंकि उसने ऐसा क्रूर काम करने की हिम्मत की है, इसलिए अगर हम उसे हटा नहीं सकते तो कम से कम हमें उसे दबाना तो पड़ेगा ही, अन्यथा अंतहीन परेशानी होगी। मैं सहमत हूँ। मैं तटस्थ रहूंगा। भैरव सिंह का चेहरा लाल हो गया था और वह लगभग मेज पटक कर चला गया। उसने पान गोहुआ और पैंग योंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या उन रक्षकों ने किनलिंग की ड्रैगन नस घटना के दौरान कोई कार्रवाई की थी? नहीं, पैंग गोहुआ और पैंग योंग, आप ये सब अपने पीछे खड़े लोगों के लिए कर रहे हैं।
ऐसा मत सोचिए कि मुझे यह नहीं पता। भैरव सिंह ने गुस्से से उन दोनों की ओर इशारा किया। मंच पर उपस्थित लगभग सभी लोग अर्जुन के विरोध में खड़े थे, भले ही भैरव सिंह उसकी ओर से तर्क दे रहे थे। भैरव सिंह को पहले से ही अर्जुन के क्रोध का आभास हो गया था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन द्वारा इस समस्या का समाधान करने के तरीके अतिवादी हो जाएंगे। पर्याप्त। इस समय बीच में बैठा बूढ़ा आदमी, जो अब तक चुप था, बोला। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और शांत भाव से कहा, मैं इस घटना के बारे में शुरू से ही जानता था। अर्जुन ने इस मामले को जिस तरह से संभाला वह वाकई थोड़ा ज्यादा था, लेकिन संघर्ष की शुरुआत उसने नहीं की थी। अगर मैं अर्जुन की जगह होता तो भी मैं भी यही करता। इस मामले पर अब और चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा आर्थिक नुकसान अर्जुन को उठाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति अर्जुन की रक्षा करना चाहता था। दृश्य शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद पान गोहुआ खड़ा हुआ और गंभीरता से बोला, क्या ये बहुत हल्की सजा नहीं है? अर्जुन हेवनली जस्टिस ग्रुप का मालिक है, तो उसके लिए पैसे का क्या मतलब है? तो फिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने पान गोहुआ को ठंडी नज़र से देखा। पान गोहुआ की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि अर्जुन को मिटाना नामुमकिन है, लेकिन आज सुबह भगवान राघव सेन का उसे किया गया आह्वान बिल्कुल साफ था। अगर अर्जुन को मारा नहीं जा सकता था तो कम से कम उसे भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अचानक पान गोहुआ को कुछ याद आया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मेरा सुझाव है कि हम अर्जुन की सैन्य रैंक रद्द कर दें और उसे मुख्य प्रशिक्षक के पद से हटा दें। ऐसा दागी व्यक्ति केवल हुआक्सिया की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, भीड़ में हंगामा मच गया। इतने सारे लोगों के सामने अर्जुन से उसका सैन्य पद और पद छीन लेना बहुत अपमानजनक था। भैरव सिंह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मेज जोर से पटक दी और खड़ा हो गया। पान गोहुआ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं सबसे पहले आपत्ति जताऊंगा। भैरव सिंह, इस मामले में अंतिम निर्णय आपका नहीं है, पान गोहुआ ने निर्भयता से कहा। अगर हम इस मामले को वोट के लिए भी रखें तो बहुमत सहमत होगा। इस समय वह व्यक्ति हिचकिचाया। अपनी स्थिति में उन्हें स्वार्थी इरादे रखने की अनुमति नहीं थी। यह अपरिहार्य था। उन्होंने आह भरी और कहा, चलो मतदान करते हैं। जाहिर है भैरव सिंह के अलावा जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया, अन्य 8 लोगों ने भी सजा के पक्ष में मतदान किया। ये दृश्य देखकर महेश राव की मुट्ठियां भींच गईं और उनके माथे की नसें उभर आईं। वह वही थे जिन्होंने अर्जुन को ड्रैगन सोल का मुख्य प्रशिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया था। फिर भी इन लोगों ने कुछ शब्द कहकर अर्जुन को उसके पद से वंचित कर दिया। कितना हास्यास्पद है। वे ड्रैगन सोल के मुख्य प्रशिक्षक को इस तरह शर्मिंदा कैसे कर सकते हैं? महेश राव ने अपने बगल में रखे आर्मरेस्ट पर मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया और ड्रैगन सोल के अन्य सैनिक भी क्रोधित हो गए। अर्जुन की ताकत सभी को पता थी और उसने कृतिका और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वे इस दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। मंच पर पान गोहुआ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, उन 2 पहचान चिन्हों को सौंप दो और हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन ने मंच पर पान गोहुआ और समूह को देखा और मुस्कुराया। क्या ये लोग जानबूझकर घमंडी बन रहे थे? क्या उन्हें वाकई लगता था कि उसे ऐसी चीजों की परवाह है? अंत में वे सिर्फ नश्वर थे। 100 साल बाद वे धूल में मिल जाएंगे। दूसरी ओर अर्जुन 1000 साल या 10,000 साल बाद भी यहाँ रहेगा। उस समय वह उनकी कब्रों को देखकर हंसता था। दरअसल शायद उसे वे कब्रें या ये घटना याद भी न हो। भविष्य में वे कितनी महत्वहीन हो जाएंगी। अर्जुन ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले, उन्हें कुर्सी पर फेंका और चला गया। अब से वह हुआक्सिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बेहतर होगा कि वे फिर कभी उसकी मदद न मांगें। हालांकि जैसे ही अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़े, मंच के नीचे से एक क्रोधित आवाज गूंजी। चूंकि आप मुख्य प्रशिक्षक का पद छीनना चाहते हैं, इसलिए मैं, महेश राव, इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महेश राव इस समय आगे आएंगे। ड्रैगन सोल के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में अर्जुन के लिए खड़े हुए। अध्याय 467 चेहरे पर थप्पड़ मारना। पान गोहुआ की मुस्कान फीकी पड़ गई। महेश राव की हरकतें निस्संदेह उसके चेहरे पर तमाचा थीं। उन्होंने ठंडी नाक से कहा, बहुत अच्छा महेश राव, लेकिन तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं है? महेश राव ने उसकी उपेक्षा की और अर्जुन की ओर चल दिया। उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उनकी नज़र में अर्जुन का मूल्य बाकी सब चीज़ों से कहीं ज्यादा था। हालांकि इस समय कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। कृतिका खड़ी हुई और उसने ईमानदारी से कहा, कृतिका इस्तीफा मांगती है, कृपया मंजूर करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में खड़े 100 सैनिक सीधे खड़े हो गए।
मैं जो क्यूई चोट से पीड़ित हूँ। मैं इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूँ। मैं लियुलांग इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूँ। सभी सैनिक इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। इस दृश्य ने अर्जुन सहित सभी को चौंका दिया। महेश राव के बिना ड्रैगन सोल अभी भी काम कर सकता था, लेकिन अन्य के बिना यह मूलतः अस्तित्वहीन था। पान गोहुआ का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा हो। उसकी नज़र में ये समूह निस्संदेह उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। वह अर्जुन को अपमानित करना चाहता था, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया था। जो शर्मिंदा था वह स्वयं था। क्या बकवास है, बकवास, ये सब बकवास था। पैंग योंग के चेहरे पर क्रोध और शर्म के भाव थे। वह बेहद बदसूरत लग रहा था। इस समय मंच पर उपस्थित दसों लोगों के हाव भाव बदल गए। किसने सोचा था कि अर्जुन इतना सक्षम होगा, कि उसे इतना सम्मान मिलेगा कि वह ये कार्य कर सकेगा। पान गोहुआ अब और नहीं रुक सका। वह इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने महेश राव की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम एक दागी व्यक्ति के साथ मिलीभगत कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत वफादार हो? भैरव सिंह भी खड़े होकर बोले, पान गोहुआ, तुम्हें ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? ये सुनकर पान गोहुआ को आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन महेश राव और कृतिका के पास गया और कहा, तुम लोगों को मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारा मुख्य प्रशिक्षक हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखाया है। मेरे बिना भी तुम लोग अच्छा कर सकते हो। अर्जुन वाकई बहुत दुखी था। वह इन लोगों का बहुत आभारी था कि उन्होंने इस समय उसका साथ दिया। श्रीमान अर्जुन, आपने हमें ये सब कई बार नहीं सिखाया है, लेकिन आपकी गोलियों और युद्ध तकनीकों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है, महेश राव ने गंभीरता से कहा। ये दयालुता हम हमेशा याद रखेंगे। श्री अर्जुन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं होता। ये वाक्य बहुत जोर से नहीं बोला गया था, लेकिन शांति के कारण सभी ने इसे जोर से और स्पष्ट सुना, जिसमें पान गोहुआ भी शामिल था। पान गोहुआ की आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। वह अपनी भावनाओं पर काबू भी नहीं रख पा रहा था। कितनी निर्लजता! जैसे ही वह उठकर महेश राव की ओर बढ़ने वाला था, वह व्यक्ति बोला, यह मामला अभी भी विवादास्पद है, इसलिए इसे अभी के लिए अलग रख देते हैं। हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसकी आवाज में एक निर्विवाद स्वर था। इस समय यही एकमात्र विकल्प था। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। सभी सहमत हो गए। पैंग योंग और पान गोहुआ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने शब्द निगल लिए। अर्जुन ने कृतिका और बाकी लोगों से कुछ देर बातें की और फिर चला गया। अब इस जगह पर और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक योग्यता या पद का सवाल है, उसके लिए यह मायने नहीं रखता था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियांग शहर में क्या चल रहा था। राघव सेन और बाओ शिन्हे के पितामह वहां मौजूद थे। उनके पिता और इंद्रजीत लिन भी वहां हो सकते हैं। इसके अलावा उसके दादा उसे वहां क्यों लाए थे? ये बहुत संभव है कि उसकी उत्पत्ति का रहस्य वहां हो, और शायद संसार कब्रिस्तान से संबंधित और भी सुराग हों। वह बाहर चला गया और ताज़ी हवा में सांस ली। फिर उसने अपना नया फ़ोन निकाला और लू लिंगफेंग का नंबर डायल किया। वर्तमान में उसके पास डार्क हॉल और हेवनली जस्टिस ग्रुप दोनों थे, इसलिए उसकी स्थिति स्थिर थी। मेरी माँ और बाकी लोग कैसे हैं? क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? अर्जुन ने फ़ोन करने के बाद पूछा। लू लिनफेंग ने उत्तर दिया, हॉल मास्टर, पहले दिन उन्होंने मुझसे आपके बारे में कई बार पूछा और डार्क हॉल से बाहर भी जाना चाहा। बाद में किसी कारण से वे सभी साधना करने के लिए साधना कक्ष में प्रवेश करने का विकल्प चुनते हैं। इन कुछ दिनों में साधना कक्ष से सफलता के लगातार संकेत मिल रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, उसे अगले कुछ दिनों में अपने पिता को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। अन्यथा वह अपनी मां को ये बात नहीं समझा पाएगा। लू लिंगफेंग, क्या तुम जियांग शहर के बारे में कुछ जानते हो? क्या वहां कोई ऐसी सेना है जिसका हम इस्तेमाल कर सकें? लाइन के दूसरी तरफ लू लिंगफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही जवाब दिया, हॉल मास्टर, वहां एक शाखा है जिसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वहां एक निजी जेट की व्यवस्था करने में मेरी मदद करें। हाँ, हॉल मास्टर। अध्याय 468 एक नया निजी विमान लगभग 1 घंटे में उड़ान भरने वाला था, इसलिए अर्जुन अपने अपार्टमेंट में वापस गया और पाया कि दरवाजे को उसी मॉडल से बदल दिया गया था। संतुष्ट होकर उन्होंने बाओ शिन्हे को फ़ोन किया और पाया कि वह पहले से ही जियांग में थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यक्ति समय से पहले ही अपने कुलपिता से मिलने चला गया था। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपार्टमेंट की सारी चीज़ें व्यवस्थित की, दरवाज़ा बंद किया और जाने के लिए तैयार हो गया।
जब वह जियांग से वापस लौटा तो वह अपनी मां सान्या और रोशनी को मल्होत्रा परिवार के नए निवास पर ले आया और वहां एक सुरक्षात्मक संरचना का निर्माण किया। फिर वह दुनिया को मल्होत्रा परिवार की स्थापना की घोषणा करेगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विद्या का दरवाजा खुल गया और उसने उसे अपना सूटकेस बाहर खींचते हुए देखा। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और उसका पहनावा साधारण था, ऐसा लग रहा था जैसे वह छुट्टियों पर आए हो। विद्या, तुम ऐसे तो क्लास में नहीं जा रही हो ना? क्या तुम कहीं घूमने जाने की योजना बना रही हो? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। विद्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह चुपचाप अर्जुन के पास गई और बोली, उस बारे में? क्या तुम खेलने जाते समय मुझे साथ नहीं ले जा सकते? कौन जानता है कि तुम्हें अपनी यात्राओं में कभी अंग्रेजी अनुवादक की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक खूबसूरत महिला के साथ यात्रा करते समय आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, है ना? ये देखकर कि अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, विद्या ने फिर से मासूमियत का नाटक किया और कहा, अर्जुन, मैंने अभी अभी अपनी अध्यापन नौकरी से वार्षिक अवकाश लिया है। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। अर्जुन ने विद्या के दयनीय चेहरे को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। विद्या, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? मैं पहले ही साफ कर दूंगा कि मैं वहां खेलने नहीं जा रहा हूं। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करना है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विद्या की गर्दन पर पड़ा पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर अब राक्षसी रक्षित काया को दबा नहीं सकता था। यदि वह विद्या को अपने साथ नहीं लाता तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। जब वह विमान पर चढ़ा तो उसे विद्या के शरीर की शक्ति को दबाने के लिए एक और पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर को परिष्कृत करने का तरीका सोचना पड़ा। जब विद्या ने देखा कि अर्जुन सहमत हो गया है तो वह खुशी से उछल पड़ी और फिर अपना सूटकेस खींचकर लिफ्ट में ले गई। अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब विद्या के होठों ने उसके गालों को चूम लिया। तभी विद्या को एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी है और वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। ये बस उत्साह का एक क्षण था। हे हुआयुवान हवाई अड्डे पर अर्जुन और विद्या एक छोटे लेकिन शानदार निजी जेट में सवार हुए। विद्या को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह जानती थी कि अर्जुन बहुत योग्य है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वह इतना अमीर है। कुछ ही समय बाद अर्जुन ने विद्या के लिए परिष्कृत पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर लाया। थोड़ी देर के लिए हार उतार दो, क्या वह चीज मेरे शरीर से बाहर आएगी? विद्या ने घबरा कर पूछा। ऐसा नहीं होगा, विद्या ने संदेह से हार उतारकर अर्जुन की हथेली में रख दिया। कुछ सेकंड बाद अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बना ली। रोशनी चमकी और चमकदार पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर हार में मजबूती से जड़ दिया गया। मौजूदा हार मूल हार से बहुत अलग था। ये बहुत ज्यादा चमकीला था और इसके इर्द गिर्द कुछ ऊर्जा का प्रवाह भी महसूस किया जा सकता था। हेयर यू गो, विद्या ने हार ले लिया और बोली, ये कैसे संभव है? अर्जुन, क्या ये किसी प्रकार का जादू था? यह हार सिर्फ सुंदर ही नहीं है, इसके अंदर एक आध्यात्मिक तावीज है जो एक हमले को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही याद रखें कि जब तक बहुत जरूरी न हो, इस हार को न उतारें। आपकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी इतना ऊंचा नहीं है कि आप फिनिश ब्लड कोल्ड फिजिक को दबा सकें। अगर यह भड़कता है तो आप घायल हो सकते हैं, अर्जुन ने आग्रह किया और उसे याद दिलाया। मैं समझ गया, धन्यवाद। विद्या का चेहरा हल्का लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हार कोई विशेष उपहार हो। 3 घंटे बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अर्जुन और विद्या विमान से उतरे। आसमान में हल्का कोहरा छाया हुआ था। तभी एक टोपी पहने हुए आदमी उन्हें लेने आया। उसके हाथ में तख्ती थी जिस पर अर्जुन का नाम लिखा था और निचले दाहिने कोने में एक चमकीले बेर के फूल की तस्वीर भी थी। अर्जुन और विद्या उस आदमी से मिलने के लिए आगे बढ़े। जब टोपी वाले आदमी ने अर्जुन को देखा तो उसने जल्दी से अपनी टोपी उतारी और धीरे से कहा, हॉल मास्टर। ठीक है, पहले हमें होटल ले चलो। हाँ, टोपी पहने आदमी ने अर्जुन को एक काली कार में बिठाया। कार तेजी से चली गई और वे जल्द ही चार्लेटन विज होटल पहुंच गए। उनका होटल का कमरा होटल की शीर्ष 130वीं से 118वीं मंजिल के बीच स्थित था, जो रूबी नेशन की एक कंपनी द्वारा संचालित एक लग्जरी होटल श्रृंखला थी। रास्ते में अर्जुन को यह भी पता चला कि टोपी वाले व्यक्ति का नाम कियान जियानजोंग था। वह यहाँ जुएमी पैलेस के हत्या मिशन का प्रभारी व्यक्ति था। उन्होंने संरक्षकों के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि कियान जियानजोंग को संरक्षकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब वे कमरे में पहुंचे तो कियान जियानजोंग ने अपना सामान नीचे उतारा। अर्जुन ने कुछ सोचा और पूछा, यहाँ शाखा कैसी है? कियान जियानजोंग की अभिव्यक्ति जम गई और फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, हॉल मास्टर, जब से जुएमी पैलेस डार्क हॉल बन गया है तब से हत्या मिशन बंद हो गए हैं।
यहाँ के ज़्यादातर लोग केवल निजी नौकरी ही कर सकते हैं। सच कहूँ तो उनमें से ज़्यादातर आपसे काफ़ी नाखुश हैं। हम पहले से ही कई ताकतों द्वारा बुरी तरह से नियंत्रित किए जा चुके हैं। अगर हम बच नहीं पाए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम में से कुछ लोग मुख्यालय लौटने की योजना भी बना रहे हैं। जब अर्जुन ने कियान जियानज़ोंग की बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शाखा इतनी दयनीय स्थिति में होगी। हालांकि दोबारा सोचने पर यह बात समझ में आई। हत्या मिशन हर किसी की आय का स्रोत थे और इसे बंद करने से उन लोगों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा जो इसे पेशे के रूप में अपनाते थे। इस समय कियान जियानज़ोंग का फ़ोन बज उठा। उसने टेक्स्ट मैसेज पर नज़र डाली और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उसने अर्जुन से कहा, हॉल मास्टर, आप अभी विमान से उतरे हैं, इसलिए अच्छी तरह आराम करें। मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इतना कहकर कियान जियानज़ोंग जल्दी से चला गया। अध्याय 469 आप कौन हैं? कियान जियानज़ोंग अर्जुन को हॉल मास्टर मानते थे, लेकिन अगर वे कहते हैं कि अर्जुन कोई विवादास्पद अस्तित्व नहीं है तो वे झूठ बोलेंगे। यदि यह आदमी न होता तो वे इस स्थिति में नहीं होते। उनमें से अधिकांश ने अर्जुन का उपहास किया। जब मुख्यालय ने पहली बार उनसे अर्जुन को लेने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया था। लेकिन मुख्यालय के दबाव में आकर उसने फिर भी वही किया जो उसे बताया गया था। अभी अभी उसे जो संदेश मिला था उसमें कहा गया था कि यहाँ डाक हॉल शाखा में कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने हॉल मास्टर पर निर्भर रहने की योजना नहीं बनाई थी, और यदि अर्जुन उनके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता तो वे खुश होते। अर्जुन ने कियान जियानज़ोंग को जल्दी से जाते हुए देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसे थोड़ा बहुत आभास हो गया था कि कुछ हुआ है। आखिरकार वह डाक हॉल का नेता था। विद्या, तुम होटल में आराम करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। स्वाभाविक रूप से विद्या को अंदाजा था कि अर्जुन क्या करना चाहता है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर वह उसका पीछा करेगी तो शायद उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसने सिर हिलाया और चुपचाप अपना सामान कमरे में खींच लिया। नम 47 जेड स्प्रिंग विला। ये वह शाखा मुख्यालय था जिसे डाक हॉल ने 5 साल पहले यहाँ किराए पर लिया था। अब चूंकि वहाँ कोई हत्या मिशन नहीं था, इसलिए हर कोई उलझन में पड़ गया। इस समय विला में माहौल बेहद गंभीर था और खून की मोटी गंध आ रही थी। सूट पहने एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था और बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसके पीछे 10 से अधिक डाक हॉल हत्यारे थे। हालांकि ये सभी लोग अलग अलग स्तर पर घायल थे और उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। अचानक सूट पहने आदमी पलटा। उसके चेहरे पर चाकू का एक लंबा निशान था जो काफी चौंकाने वाला लग रहा था। तुम कौन हो? तुमने हम पर हमला क्यों किया? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, डाक हॉल से एक विशेषज्ञ बोला। सूट पहने हुए आदमी ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक पवन ब्लेड को संघनित किया। एक क्षण में बोलने वाले विशेषज्ञ का एक हाथ काट दिया गया। कोई शिकायत नहीं? क्या अब कोई शिकायत नहीं है? सभी के चेहरे पर भाव बदल गए और उनकी आंखें और भी अधिक भय से भर गईं। हालांकि वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने खड़ा आदमी बहुत भयानक था। वे उससे लड़ भी नहीं सके। सूट पहने आदमी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? फिर उसने अपने सवाल का जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तब तक इंतजार करना पसंद करता हूं जब तक कि सभी लोग मौजूद न हो जाएं, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाता हूं, और अब सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अब से यहाँ कोई डाक हॉल नहीं होगा। कुछ ही सेकंड बाद सूट पहने हुए आदमी की आकृति चमक उठी और उसकी 5 उंगलियां पंजे की तरह थीं, जैसे वह दरवाजे की ओर दौड़ रहा हो। फाड़ना। स्टील का दरवाजा टूट गया और कियान जियानज़ोंग, जो अंदर कदम रखने वाला था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने हत्या के इरादे को भांप लिया और एक मुक्का मारा। टकराना। दोनों सेनाएं अचानक टकरा गईं। कियान जियानज़ोंग को रक्त का उफान महसूस हुआ तथा उसके आंतरिक अंगों को तीव्र आघात पहुंचा। आप कौन हैं? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सूट पहने आदमी कियान जियानज़ोंग के पीछे आ गया और उसने हथेलियां मार दीं। जब वार जमीन पर पड़ा तो कियान जियानज़ोंग ने मुंह से खून थूका और वह उड़कर अपने घायल साथियों के बीच जा गिरा। इस आदमी की ताकत बहुत जबरदस्त थी। वे इस स्तर के विशेषज्ञ से कैसे लड़ सकते थे? मैं कौन हूँ? सूट पहने हुए आदमी ने ठंडी हंसी में कहा, मैं कुनलुन पर्वत से आया हूँ। मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? मुझे लगता है कि मृतकों को जानने का अधिकार है। किसी ने तुम सभी की जान की कीमत चुकाई है। ठीक है, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। तुम्हें मेरे हाथों मरकर सम्मानित महसूस करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस आदमी के हाथ में एक तलवार दिखाई दी।
तलवार ठंडी चमक के साथ विशेषज्ञों के समूह की ओर बढ़ी। यद्यपि वे 10 से अधिक थे, फिर भी उनकी संयुक्त शक्ति की तुलना इस व्यक्ति की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। स्वूश! ठंडी किरणें उनकी ओर बढ़ रही थीं और लगभग सभी के सिर काटने ही वाली थीं। लेकिन ठीक इसी समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। साधारण पोशाक में एक युवक उनके और आती हुई तलवार के बीच आ गया। युवक बिना पलक झपकाए वहीं खड़ा रहा। तुम जो भी हो, मुझे डर है कि तुम गलत लोगों के पीछे पड़ गए हो। वे मेरे अधीनस्थ हैं और तुम्हें उन्हें छूने का कोई अधिकार नहीं है। यह आवाज़ सुनकर कियान जियानज़ोंग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। हॉल मास्टर यहाँ क्यों थे? क्या वह मौत को दावत दे रहा था? वह बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि अर्जुन ने शांतिपूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर तलवार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इस समय कियान जियानज़ोंग ही नहीं बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी स्तब्ध थे। वे जानते थे कि सूट पहने आदमी कितना ताकतवर था, फिर भी वास्तव में एक मूर्ख था जिसने इस तरह से आदमी की तलवार छीनने की कोशिश की। क्या वह पागल था? हॉल मास्टर, ऐसा मत करो, कियान जियानज़ोंग ने कहा। यह सुनकर सबके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये बच्चा नया हॉल मास्टर था। डार्क हॉल का मुख्यालय ऐसी स्थिति में कब पहुंचा? उन्हें वास्तव में अपना हॉल मास्टर बनने के लिए इतना छोटा बच्चा मिल गया। जब सूट पहने आदमी ने अर्जुन की पागलपन भरी हरकतें देखीं, तो वह मुस्कुराया। तुम लापरवाह चीज हो। उसके चेहरे पर क्रूरता और गर्व की झलक दिखाई दी। लेकिन जब तलवार अर्जुन की हथेली से टकराई तो अप्रत्याशित घटना घटी। दरार! अचानक एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे ही लाल रोशनी अर्जुन की बाह में फैल गई और तलवार अर्जुन की मुट्ठी में मजबूती से टिक गई। फिर तलवार टूट गई और बेकार टुकड़ों के ढेर में बदल गई जो जमीन पर गिर गए। वह कैसे संभव है? सूट पहने उस आदमी के चेहरे पर भयंकर भाव थे और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसकी तलवार ऐसे कैसे फंस गई? वह लाल बत्ती क्या थी? उसे ड्रैगन की दहाड़ क्यों सुनाई दी? तुम कौन हो? मुझे, अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसा कि आपने कहा, मृतकों को कुछ बातें जानने का अधिकार है। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं अर्जुन हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन का शरीर हिलने लगा। धमाका! अर्जुन ने मुक्का मारा। यह मुक्का इतना तेज था कि सूट पहने हुए आदमी को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। यह मुक्का उस आदमी के शरीर में घुस गया। अध्याय 470 तुम्हें यहाँ किसने भेजा? इस समय पूरे विला में शांति छा गई। उन विशेषज्ञों ने सूट पहने हुए उस आदमी को देखा जिसकी छाती में एक भयानक और खूनी छेद था। वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस विशेषज्ञ ने उन्हें अकेले ही परास्त कर दिया था, उसे यह युवक एक ही मुक्का मारकर परास्त कर देगा। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि यह युवक ही वह अस्तित्व था जिससे इस समयावधि में वे सबसे अधिक घृणा करते थे। टकराना! आदमी का शरीर टेम्पर्ड ग्लास से टकराया जिससे वह टूट गया। वह आदमी अपनी छाती से बहते खून को साफ देख सकता था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत हड्डियां टूट गई हों। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि मौत का साया उसे घेर रहा है। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि शैतान जैसा दिखने वाला युवक पहले ही उसके सामने आ चुका था। तुम्हें किसने भेजा? अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। वह आदमी अवाक रह गया। उसने अपना हाथ उठाया और छिपे हुए हथियार से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बस उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरार! हाथ टूट गया था और उससे होने वाले तेज दर्द से आदमी दांत पीसने लगा। तभी अर्जुन ने अपने हाथों से उसका गला पकड़ लिया और एक लाल जानलेवा आभा अर्जुन की बाह के चारों ओर घूमने लगी। सूट पहने आदमी ने अर्जुन को घूर कर देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि इस युवक से जीतने का उसका कोई मौका नहीं है। ऐसा विशेषज्ञ यहाँ कब आया? अपनी गर्दन पर घुटन महसूस करते हुए उसने कहा, मैं ली परिवार से हूँ। तुम मुझे छू नहीं सकते। इसके अलावा मेरा संप्रदाय कुनलुन पर्वत की गहराई में है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम। इससे पहले कि सूट पहने आदमी कुछ बोल पाता, अर्जुन ने उसकी गर्दन तोड़ दी। ली परिवार ही उत्तर था। उस उत्तर के अलावा इस आदमी का कोई मूल्य नहीं था। ये सब करने के बाद अर्जुन ने डार्क हॉल के विशेषज्ञों की ओर देखा, जो सभी घायल होकर लेटे हुए थे। नमस्कार, हॉल मास्टर। इस समय वे उसकी ताकत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थे। वे एक ऐसे हॉल मास्टर की तलाश में थे जिसमें इतनी ताकत और निर्णायकता हो। अर्जुन को पहले से ही इस तरह के दृश्य की आदत थी, इसलिए उसने सीधे कहा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं आपकी वर्तमान स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूँगा।
अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कौन बता सकता है कि ली परिवार ने उस आदमी को आप सभी से निपटने के लिए क्यों भेजा? क्या आपने ली परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या की है? कियान जियांजोंग जल्दी से खड़ा हुआ और गंभीरता से बोला, हॉल मास्टर, ली परिवार असाधारण है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इतनी मूर्खतापूर्ण कोशिश करें। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। तो फिर उन्होंने उस आदमी को तुम्हें खत्म करने के लिए क्यों भेजा? कियान जियांजोंग ने अपना सिर हिलाया। वह इस मामले में ज्यादा आश्वस्त नहीं था। इसी समय चमड़े की जैकेट पहने एक पीले चेहरे वाली महिला सामने आई। हॉल मास्टर, मुझे लगता है कि यह मामला मुझसे संबंधित हो सकता है। कियान जियांजोंग ने महिला की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम इतने समय से डार्क हॉल में रही हो, लेकिन तुमने कोई मिशन स्वीकार नहीं किया। ये तुमसे कैसे संबंधित हो सकता है? महिला ने अर्जुन की ओर देखा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने समझाया, हॉल मास्टर, मुझसे गलती हो गई। कल रात मैंने एक प्राइवेट नौकरी कर ली और किसी को नहीं बताया। कृपया मुझे सजा दीजिए, हॉल मास्टर। जैसे ही उसने ये कहा, सबके चेहरे के भाव बदल गए। डार्क हॉल के हत्यारों के लिए बाहर निजी नौकरी करना एक गंभीर मामला था। कियान जियांजोंग ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। सिर्फ एक प्राइवेट नौकरी की वजह से उसने यहाँ सबको लगभग बर्बाद कर दिया था। जैसे ही थप्पड़ पड़ने वाला था, अर्जुन ने उसे रोक दिया। उसे खत्म करने दो। कियान जियांजोंग ने महिला को घूर कर देखा और अपना गुस्सा दबा लिया। हाँ, हॉल मास्टर, महिला ने अपनी लार निगलते हुए कहा, कल किसी ने मुझसे संपर्क किया था। इनाम में एक बैंगनी बादल रहस्यमय पत्थर था। हत्या से पहले मैंने ली परिवार के सबसे बड़े बेटे को इस व्यक्ति से जियांगडाओ पर्वत के बारे में बात करते देखा था। हालांकि मैं विवरण स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अन्य लोग जियांगडाओ पर्वत का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने इसका कई बार उल्लेख किया, जैसे कि वे गुप्त रूप से कुछ साजिश कर रहे थे। मेरा अनुमान है कि ली परिवार को पहले ही पता चल गया है कि हम उस व्यक्ति की मौत से संबंधित हैं, इसलिए उन्होंने हमें मिटाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ है और इसका अंत भी मेरी वजह से होना चाहिए। हॉल मास्टर, यह मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केवल मर ही सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चमड़े की पोशाक पहने महिला ने अपने चमड़े के जूते से एक खंजर निकाला और उससे अपनी छाती पर वार करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, अर्जुन की 2 उंगलियों ने खंजर पकड़ लिया। कच, खंजर टूट गया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। महिला दंग रह गई। मैंने लगभग सभी को मार डाला। अगर आप नहीं होते, हॉल मास्टर, तो यहाँ कोई भी नहीं बच पाता। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये जानकारी आपकी गलती की भरपाई करने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन के लिए संरक्षकों के साथ शुरुआत करने के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह जियांगडाओ पर्वत से शुरुआत कर सकता है। यदि उसका अनुमान सही था, तो वह स्थान जहां संरक्षक एकत्रित हो रहे थे, यही था वह स्थान जिससे असंख्य लोग डरते थे। महिला और कियान जियांजोंग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने पहले ही 1 दर्जन गोलियां खा ली थीं। हल्की सी उछाल के साथ ही लगभग 1 दर्जन गोलियां किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा नियंत्रित होती हुई सबके सामने तैरने लगीं। जब इन विशेषज्ञों ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। यह ऐसा काम था जो केवल अमर लोग ही कर सकते थे, है ना? ये गोलियां आपकी चोटों से उबरने में आपकी मदद करेंगी। ये जगह पहले से ही खराब है, इसलिए हम दूसरी जगह जा रहे हैं। अर्जुन के हाथ से एक बैंक कार्ड छलनी होकर कियान जियांजोंग के हाथ में चला गया। इस बैंक कार्ड में आपके लिए सबसे अच्छा नया ठिकाना चुनने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। स्थिति स्थिर होने के बाद लू लिनफेंग से संपर्क करें। आप सभी को डार्क हॉल के निम्नलिखित सुधार में भाग लेना होगा। इसके अलावा कियान जियांजोंग जियांगडाओ पर्वत के बारे में विस्तृत जानकारी तैयार करें और इसे आज रात से पहले मेरे ईमेल पर भेज दें। कियान जियांजोंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। हॉल मास्टर, मैं निश्चित रूप से आपके लिए यह मामला पूरा करूंगा। हालांकि डार्क हॉल में बहुत सारे फंड हैं। हमें इस कार्ड की जरूरत नहीं है। ले लो, तुम्हें अभी पैसे की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग इस तरह जिएं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने से पहले आप और मजबूत हो जाएंगे। निर्देश देने के बाद अर्जुन बाहर चला गया। आखिरकार विद्या को उसकी वर्तमान स्थिति में होटल में अकेले छोड़ना उनके लिए ठीक नहीं था। अध्याय 471 मौत का वार। कियान जियांजोंग और अन्य विशेषज्ञ अचंभित होकर अर्जुन की पीठ को देख रहे थे। यह नया हॉल मास्टर बहुत महत्वाकांक्षी था, हालांकि उन्हें नहीं लगा कि यह असंभव है। आखिरकार हॉल मास्टर की ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी।
सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि सब एक ही बात सोच रहे थे। जियांगजियांग के चार्लटन विज होटल में अर्जुन होटल के कमरे में वापस आया और उसे लिविंग रूम में विद्या का कोई पता नहीं चला। जैसे ही वह उसे ढूंढने वाला था, उसने बाथरूम से बहते पानी की आवाज सुनी। उसने अनजाने में बाथरूम की ओर देखा और उसका चेहरा जम गया। चूंकि होटल के बाथरूम की दीवारें मैग्ड ग्लास से बनी थीं, इसलिए वह विद्या की आकृति को स्पष्ट रूप से पहचान सका। अतः संदेह से बचने के लिए अर्जुन ताजी हवा लेने के लिए नीचे चला गया। उसी समय कांच का दरवाजा खुला और विद्या अपने लंबे गीले बालों के साथ झरने की तरह नीचे गिरती हुई बाहर चली गई। यह एक आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य था। वह अभी भी कोई धुन गुनगुना रही थी और अच्छे मूड में लग रही थी। उसने बगल से तौलिया उठाया और अपने आप को सुखाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अपनी आंख के कोने से एक आकृति पर पड़ी। उसने अकड़कर अपनी गर्दन घुमाई और अगले ही पल उनकी आंखें मिल गईं। विद्या अपनी सांस रोके हुए थी और उसकी गर्दन और फिर गालों पर लाली छा गई। कुछ सेकंड के बाद उसने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपने आप को तौलिए से ढक लिया। अर्जुन, तुम पीछे क्यों नहीं मुड़ रहे हो? ये पहली बार था जब अर्जुन ने विद्या का शरीर देखा था। भविष्य में वह दूसरों का सामना कैसे करेगी? उसने सोचा था कि अर्जुन बहुत देर से वापस आएगा, लेकिन किसने सोचा था कि वह 1 घंटे से भी कम समय में वापस आ जाएगा। अर्जुन ने तभी प्रतिक्रिया दी जब उसने विद्या की आवाज़ सुनी। वह पलटा और उसका फ़ोन बज उठा। वह बस मुड़कर लिविंग रूम के एक कोने में जाकर बैठ गया और अजीब तरह से फ़ोन उठाया। विद्या ने जल्दी से अपना शरीर पोंछा और चुपचाप अपने कपड़े लेने के लिए लिविंग रूम में चली गई। उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। उसने अपनी आंखों के कोने से कई बार अर्जुन की ओर देखा और महसूस किया कि अर्जुन नहीं झांक रहा है। इस समय अर्जुन बाओ शिन्हे से फ़ोन पर बात कर रहा था। बाओ शिन्हे पहले ही बाओ परिवार के मुखिया से मिल चुके थे और 8 बजे जियांगजियांग शहर के 9 ड्रैगन टी हाउस में मिलने के लिए सहमत हो गए थे। इस बार सभी संरक्षक जियांगजियांग शहर में एकत्र हुए थे, जिससे पता चला कि स्थिति कितनी गंभीर थी। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन की नज़र विद्या पर पड़ी, जो अपने होंठ काट रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और वह शर्म से अर्जुन की ओर देख रही थी। उस बारे में अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि विद्या ने उसे बीच में टोक दिया, अभी तो कुछ नहीं हुआ है ना? और अर्जुन, मुझे अब थोड़ी भूख भी लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ले चलो। विद्या ने बात बदल दी। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा अभी भी बहुत लाल था। ठीक है, नीचे एक रेस्तरां है, चलो वहां जाकर खाना खाते हैं। उसी समय जियांगदाओ पर्वत लंबे लबादे में एक आदमी राघव सेन के सामने घुटनों के बल बैठा था। जांच कैसी चल रही है? राघव सेन ने तलवार पोंछते हुए पूछा। लंबे लबादे वाले आदमी ने उसके हाथ में रखी हुई टैबलेट उसे थमा दी। ग्रैंडमास्टर फैंग, कृपया देखिए। राघव सेन ने टैबलेट पर नज़र डाली और ठंडी सांस ली। मुझे इस तरह की आधुनिक चीज़ों से नफरत है, बस मुझे बताओ। लंबी पोशाक पहने आदमी दंग रह गया, लेकिन जल्दी से मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ ग्रैंडमास्टर फैंग, जिस बच्चे पर आपने मुझे ध्यान देने के लिए कहा था, वह आज सुबह चला गया। राघव सेन ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। ये बच्चा वास्तव में भागने की सोच रहा है। अगर वह विदेश भाग भी जाए तो भी मैं उसे पकड़ सकता हूँ। केवल अहंकारी लोग ही इतना कायरतापूर्ण काम कर सकते हैं। ग्रैंडमास्टर फैंग, आपने गलत समझा है। वह बच्चा भाग नहीं पाया। इसके बजाय, इसके बदले क्या? अगर तुम मुद्दे पर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, राघव सेन ने गुस्से में कहा। ये सुनकर लंबे लबादे वाले आदमी ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से कहा, ग्रैंडमास्टर फैंग, नवीनतम अपडेट के अनुसार वह बच्चा एक निजी जेट में यहाँ आया है। दूसरे शब्दों में, वह जियांगदाओ पर्वत के पास है। ये सुनकर राघव सेन की आंखें सिकुड़ गईं। भागने के बजाय वह मरने आया था। क्या आप जानते हैं कि यह बच्चा वास्तव में कहाँ है? साथ ही, क्या इस बच्चे के साथ कोई विशेषज्ञ या बुजुर्ग भी है? राघव सेन को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी। उनका एकमात्र डर यह था कि अर्जुन के पीछे खड़ा व्यक्ति कुछ न कर दे। यदि इस बार अर्जुन किसी भी संप्रदाय से लोगों को लेकर आए तो उन्हें अन्य प्रतिवादों के बारे में सोचना पड़ेगा। लंबे लबादे वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया। हमें अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। मैं जांच के लिए लोगों को भेज रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए इस बच्चे के साथ वाकई कोई और आया हुआ है। हालांकि जांच के अनुसार उसके साथ आई लड़की एक खूबसूरत लड़की है। उसकी मार्शल आर्ट की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और वह कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की शिक्षिका है। ये सुनकर राघव सेन के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत ही प्लेबॉय है। हे, चूंकि वह मरने के लिए बेताब है, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा।
कुछ शिष्यों को पहाड़ की तलहटी में ले जाओ और खबर फैलाओ। जो कोई भी अर्जुन का सिर लेगा उसे जियांगदाओ पर्वत की शाश्वत सुरक्षा मिलेगी। मैं देखना चाहता हूं कि यह बच्चा कितने दिन तक टिक सकता है। लंबे लबादे वाले आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। ग्रैंडमास्टर फैंग इस मामले को हल्के में नहीं ले रहे थे। जियांगदाओ पर्वत जियांगजियांग शहर का पवित्र पर्वत था और अनगिनत स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र था। ये पवित्र और अलंघनीय था। आम लोग इस पर चढ़ नहीं सकते थे, न ही उनमें ऐसा करने की हिम्मत थी। अब ग्रैंडमास्टर फैंग अर्जुन के सिर के बदले में जियांगदाओ पर्वत की सुरक्षा की पेशकश कर रहे थे, जो कि जियांगजियांग में सभी को इस बच्चे की हत्या करने के लिए कहने के बराबर था। यदि वह बच्चा न भी मरे तो भी उसे कभी शांति नहीं मिलेगी।